एक कंप्रीहेंसिव सेगमेंट में लेकर आ रहा हूं और मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको आज लिखना पड़ेगा, मेरे साथ आप एनालिसिस में उतरेंगे। क्लियर है? मेरे साथ आप एनालिसिस में उतरेंगे। तो सिलेबस एनालिसिस, दिस इज द गाइडिंग फोर्स। अब आप समझिए, पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हाई सिलेबस एनालिसिस, हमें सिलेबस एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ने जा रही है। तो मैं एक एक तथ्य आपको साइकोलॉजिकली जो है, मनोवैज्ञानिक रूप से आपको बताऊंगा कि बिना इसके क्यों जो यूपीएससी की यात्रा अंतहीन हो जाती है, दिशाहीन हो जाती है, अंधेरों में एक जो है वो हमेशा के लिए जीवन खो जाता है, क्यों इसके बिना यूपीएससी को आप समझ नहीं सकते, संवाद नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब जरा हम समझते हैं, तो वहां पर जो है व्हाई सिलेबस एनालिसिस, पहला इसमें है कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, आप किस ट्रेड्स की आपकी परीक्षा लेगा। संसार में अलग अलग तरह की परीक्षाएं, भारत में अगर बात करें तो आईआईटी जेईई की परीक्षा अलग है, नीट की परीक्षा अलग है, बैंकिंग अलग है, तमाम तरह की परीक्षाएं। तो हर परीक्षा की अपनी एक भाषा, अपनी एक चाहत होती है, वो किस तरह के व्यक्तित्व, किस तरह के ट्रेड्स को वो अंदर चाहता है। बैंकिंग में जाओगे तो वो उम्मीद करेंगे कि आपके पास गणितीय क्षमता यानी मैथमेटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप किसी और एग्जाम के लिए जाते हो, आईआईटीज में जाते हो तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर आपको बहुत फोकस कराते हैं। नीट के लिए जाते हो तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी उनका जो है वो डोमिनेंस फैक्टर हो जाता है। हर एग्जाम का एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह यूपीएससी जैसी संस्था की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। उन्हें अधिकारी चाहिए। क्यों चाहिए वो अधिकारी? वो अधिकारी इसलिए चाहिए ताकि वो समाज में जो होने वाले परिवर्तन है, सरकार जो एक लोक कल्याणकारी संस्था की तरफ बढ़ना चाहती है, वो किसके माध्यम से बढ़ेगी? सरकार चाहती है, संसद में उस चाहत को कानून बनाकर रखा जाता है। लेकिन आप जो अधिकारी बनेंगे तो उस चाहत को, उस जो विश है गवर्नमेंट की, उसको जनता के बीच में ले जाने का कार्य पूरा करेंगे। सरकार चाहती है कि सबको हॉस्पिटल के बेड मिले, सरकार चाहती है कि भोजन मिले, सरकार चाहती है आवास का जो है अधिकार मिले। लेकिन सरकार की जो चाहत है, उसकी जो बजट है, उसको खर्च करने, उसको नियोजित करने, उसकी प्लानिंग करने, उसके एग्जीक्यूशन करने की जो ताकत कोई देता है, तो वो आप अधिकारी के रूप में आप जनता के साथ सीधे जुड़कर, यानी सरकार और जनता के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी है उसके रूप में आप देंगे। यानी इस संस्था की चाहत को पहले समझो, इस संस्था की जो है विश को पहले समझो कि यह संस्था आपसे चाहती क्या है। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व चाहती है जो समाज के विभिन्न आयाम, जब समाज को हम देखते हैं, समाज के विभिन्न आयामों को समझे, जाने, उसकी जरूरतों को समझे, समस्याओं को समझे, समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े और हर टुकड़े पर अपना एक प्रहार करे, अटैक करे और उसका समाधान दे। भुखमरी की समस्या को रातों रात नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि भुखमरी की समस्या को मिटाने के लिए आपको अन्न के उत्पादन की समस्या को समझना पड़ेगा, और अन्न के उत्पादन की समस्या को समझने के लिए आपको भूमि को भी समझना पड़ेगा, किसान को भी समझना पड़ेगा, और कृषक को भी समझना पड़ेगा, और खेती किसानी को भी समझना पड़ेगा। तो इधर आपके सामने भूखे लोगों की संख्या खड़ी है, लेकिन इसकी समस्या के समाधान के लिए मुझे अन्न की उपलब्धता को भी समझना पड़ेगा। तो यूपीएससी जो है वो कहता है कि कम से कम समस्याओं को सही ढंग से समझने की आदत डाल लो। अगर हम कहें अरे साहब भुखमरी नहीं खत्म हो रही है, हिंदुस्तान में बहुत भुखमरी है, आईएएस के रूप में भुखमरी मिटा दूंगा। अरे भुखमरी क्या, कैसे ऐसे करोगे क्या? आबरा का डाबरा और जो उनके थाली में खाना आ जाएगा। थाली में खाना आने के लिए मेरे देश में कितनी अन्न की उपलब्धता है, मेरे देश में अन्न का उत्पादन कितना है, क्या जो अन्नदाता है, उत्पादक है, वो सुरक्षित है या नहीं है, क्या हमारे यहां जमीनें हैं या नहीं है, हमारे जमीनों की उत्पादकता है या नहीं है, उत्पादकता बढ़ाने के इलाज क्या होंगे। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तब जाकर समस्या के सही समाधान में पहुंच पाओगे। क्लियर है? तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट दैट, दिस ड्रीम, इस चीज को अपने सामने रख लो। लिखते हो ना कि मैं फलानवा जो है इस ईयर में आईएएस बनूंगा, इसको लिखो, इस प्रश्न को बार बार स्ट्राइक करो। तुम अभी तक कहते हो मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, हु आई एम, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। लिखा होगा तुमने अपनी डायरी में, अपनी किताब में, अपनी दीवारों पे लिखा होगा। अब लिखो यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, और उस चाहत को जितनी गहराई से तुम समझ पाओगे उतना ही ज्यादा तुम उसके नजदीक पहुंचते जाओगे। क्योंकि यहां पर क्या है, डिमांड सप्लाई है। वो जो तुमसे डिमांड कर रहा है, तुमने अपने ट्रेड्स में सप्लाई कर दिया, वो तुम्हें उठा के लेकर जाएगा। बोले भाव आ जाओ लबासना में, अदरवाइज माथा पटकते रहोगे। वो चाहता कुछ और है, तुम दे कुछ और रहे हो, तो दिक्कत वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलें, चलिए नेक्स्ट वन। समझ में आ रहा है मेरा डिबेट कि आखिर इसमें सेगमेंट्स क्या हैं? रेडी हैं आप? अगला, सिलेबस को क्यों हम पढ़ते हैं? सिलेबस इज अ गाइडिंग फोर्स। ठीक है, लोगों को लगता है गाइडिंग फोर्स का मतलब क्या? निर्देशक शक्तियां। निर्देशक शक्तियां, मुझे किधर जाना है। सिलेबस क्या बताता है? जब आप यूपीएससी में उतरोगे, अथाह सागर है।
जब अपने बुजुर्गों से पूछोगे, बुजुर्ग मतलब वो कई साल तैयारी करके जो वापस लौट चुके हैं, उनसे जब पूछोगे तो कहेंगे अरे सूर्य के प्रकाश के नीचे आने वाली हर वस्तु पढ़नी पड़ती। ऐसे वो मुंह बना के ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसा लगता है ऊपर से सिलेबस गिरेगा। सूर्य के प्रकाश में आने वाली हर वस्तु हमें पढ़नी पड़ती। अच्छा, इतनी उम्र है हमारे पास, पंचवर्षीय योजना बना के चलने का, सरकार ने भी बंद कर दी लेकिन तुम्हारी नहीं बंद हो रही है। तो उसमें क्या होता है ऐसी कंडीशन में, दिस इज अ गाइडिंग फोर्स। गाइडिंग फोर्स का मतलब होता है कि मुझे कहां जाना है, मुझे कैसे पहुंचना है, ये मुझे पता होना चाहिए। मैंने कहा सर मुझे लबासना पहुंचना है, मुझे मसूरी, तो भाई मुझे पता है कि लबासना मसूरी में है, मसूरी उत्तराखंड में, उत्तराखंड जाने का रास्ता ये है, यानी इस डायरेक्शन में ये हाईवे पकड़ के मैं चला जाऊंगा तो मैं आराम से मसूरी पहुंच जाऊं। सर मुझे मसूरी जाना है, सर मुझे लबासना जाना, किधर है लबासना, पता नहीं, शायद कन्याकुमारी में तो नहीं है। तो अब पता चला तो गलत दिशा में चल दिए, जाना था पहाड़ों पर चले गए जो है वो साउथ इंडिया में। तो क्या होता है सिलेबस, सर मुझे विपिन चंद्रा पढ़नी है, सर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, इस तरह की बातें करते हो। लेकिन उस न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बस खाई में गिरी, हाँ सर मैंने नोट डाउन कर लिया, बस खाई में गिरी, 14 लोग मरे, बड़ी अच्छी बात है, आपने तो बड़ा जब चमत्कृत कार्य कर दिया। ठीक है, आपने छोटी छोटी चीजें उठा के पढ़नी शुरू कर दी। सर वो फलानवा नेता के ऊपर इंक फेंक दिया गया, मैंने नोट डाउन कर लिया, सर मुझे पूरा याद है कितनी बूंद इंक की गिरी, और आप बड़ा खुश हैं अपने आप से। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है उसमें, और सबसे जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस अथाह सागर में, ठीक है, जो मछली पकड़ता है वो बहुत अच्छी तरह जानता है, ठीक है, तो वो जानता है कि जाल कहां फेंकना है, कितनी मछली निकालनी है हमें। तो इसी तरह से हमें यहां पर भी हमें क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ सिलेबस हमें बताता है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है, एक ऐसा इम्तिहान है जहां इसके लिए ना स्पेशल कोई न्यूज़पेपर है, ना इसके लिए कोई बुक है। कभी तुमने देखा किसी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया कि यूपीएससी के लिए, या यूपीएससी ने कहा कि फलानी बुक्स पढ़ लेना, सिलेक्शन हम करा देंगे। यूनिवर्सिटी में जाते हो तो हमारी पुस्तकें जो होता है, किसी कॉलेज में जाते हो कि ये हमारी पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं या बताया जाता है। यूपीएससी में तुमने कभी सुना कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि दीज आर द 10 बुक्स, आप पढ़ लेंगे तो और आपका सिलेक्शन, हम पेपर यहीं से लेंगे? कभी सुना तुमने? इतिहास की कम से कम मार्केट में 200 किताबें उपलब्ध हैं, ज्योग्राफी की 50 किताबें उपलब्ध हैं, पॉलिटी की जाने कितनी किताबें उपलब्ध, जो मन में आप पढ़ो। यूपीएससी कहता है तुम कहीं से पढ़ो, हमसे क्या मतलब है, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम जो भारत की समस्याएं तुम्हारे सामने रख रहे हैं, तुम उसका जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते, मुझे सिंपल सा बता दो। कहीं तुमने देखा आज तक कि किसी भी लिखा यूपीएससी ने किसी नोटिफिकेशन वाला फलाना न्यूज़पेपर हमारा है, फलानी बुक हमारी है? ठीक है, तो ऐसा कहीं नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो सबसे बड़ी बात है दिस गाइडिंग फोर्स, ये हमें अंधेरों में, इस अथाह सिलेबस में जो है वो हमें बताती है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर? अगला बात करते हैं। अगला, सिलेबस एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने न्यूज़पेपर से कनेक्ट हो पाओगे, राइट, टू कनेक्ट विद योर न्यूज़पेपर। आप अपने न्यूज़पेपर के साथ कनेक्ट हो पाओगे। समाचार में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे आज का अगर आपने न्यूज़पेपर खोला होगा तो आपको पता चला होगा कि पहाड़ों पर भूस्खलन बड़ी मात्रा में हुआ, तेज बारिश, बादल फटने की वजह से, और 14 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा, ये कहां पर है, ये जो पॉइंट है, अगर आपने ये न्यूज के रूप में इसको पढ़ा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। न्यूज सिलेबस के हिसाब से बदल जाता है। अभी आपको मैं एक प्रूव करके दिखाऊंगा कि जिसको पेपर वाइज पता होता है उसको यह पता चलेगा कि मुझे ये कहां पढ़ना है। कोई भी मेरा स्टूडेंट मुझे बताएगा, अगर आज सेल्फ स्टडी चला रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी कैसे करोगे जब तुम्हारे पास शक्ति ही नहीं आगे बढ़ने की। ठीक है, तो प्राचीन समय से हमारे यहां कभी भी गुरुकुल की व्यवस्था रही है, गुरु की व्यवस्था हर रूप में रही है। यहां पर इस बात की व्यवस्था आप भी कर लो कि अगर मैं तुमसे कहूं कि आज ये हमें पढ़ना है, आज का पेपर आपने पढ़ा होगा कि इतना डिजास्टर हुआ है, इतना जो है भूस्खलन हुआ है, मुझे बताओ इसको तुम कहां कहां पढ़ोगे और किस जगह पढ़ोगे, प्लीज मुझे बताएं। सबने पढ़ा? हां मुझे बता दे कि सर हां आज हम ये न्यूज अपडेट किया। पहली बात तो ये सभी लोग जानते हैं कि मैं करंट से बहुत हाईली अपडेट रहता हूं, और रोजान का ये एकेडमी में करंट के साथ स्टैटोडायनेमिक पढ़ाने की हमारी जो व्यवस्था है वो देश में सबसे यूनिक व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। वो देखो किसी ने जीएस पेपर 4 भी ठोंक दिया। क्यों? पहाड़ को सोचना चाहिए था मैं नैतिक रूप से गिरूं या ना गिरूं, ऐसा होना चाहिए था। पहाड़ कंफ्यूज तो नहीं था अगर मैं गिरा और नैतिक रूप से ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब यही दिक्कत है, ये चीज आपको बड़ी गहराई समझनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से सिलेबस को समझोगे जब मेरे साथ इस यात्रा में, तो तुम्हें पता चलेगा इस खबर के कई पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट है कि डायरेक्टली ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर के साथ तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपने देखा होगा, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि हम जो है वहां पर एनडीआरएफ की टीमें भेज रहे हैं। तो पहली चीज ये एक आपदा है, और आपदा प्रबंधन जीएस पेपर 3 में है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू जो है कि ये
जो हिमालयी क्षेत्र है वो भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड से जो है वो प्रभावित क्षेत्र बना है। कोई पहली बार नहीं है कि मिट्टी खिसक रही है या भूस्खलन हो रहा है। तो सवाल है कि इसमें आप ज्योग्राफी देखोगे और जब पेपर 1 में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी में लैंडस्लाइड जो है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। दैट इज वेरी शाबाश। जिन्होंने भी 1 और 3 का जवाब दिया है, मिस्टर खान और ये अय्यर, ये बहुत बहुत बधाई हो, आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन तीसरा भी इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो तीसरा है पर्यावरण। यानी कि लगातार जिस तरह से हम पर्यावरण का विनाश करते चले जा रहे हैं उसी तरह से हमारी आपदाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये बड़े ही आयाम के साथ होते हैं। अब अगर तुम ये क्वेश्चन करो, ये मेंस में क्वेश्चन आया है, अब आप ध्यान से देखिए क्यों मैं सिलेबस एनालिसिस की गंभीरता के बारे में बात करता हूं। ये किस पेपर में आया है इसके हिसाब से तुम्हारी आंसर राइटिंग बदल जाएगी। जी हां, क्वेश्चन आया हुआ है कि हिमालय क्षेत्र बाढ़ प्रवण होते चले जा रहे हैं या भूस्खलन प्रवण होते चले जा रहे हैं, व्याख्या करिए। यानी कि हिमालयन रीजन इज टोटल प्रोन टू द लैंडस्लाइड्स, एक्सप्लेन। तो आपका पेपर 1 में आया तो इसका मतलब हमें पूरी बात किसमें करनी है? पूरी बात हमें करनी है भूगोल के रूप में कि लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं और वहां पर किस तरह से स्लोप ज्यादा है वहां पर जो है वो लैंडस्लाइड्स होता चला जा रहा है अगर हम उसके इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन जो है वो पेपर 3 में आता है तो आप यहां से पूरी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रिलीफ के साथ आप जो है इसके साथ आप जो डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ इस आंसर को लिखेंगे। यानी सिलेबस एनालिसिस आपको यह भी बताता है कि मुझे इस समान प्रश्न में उत्तर लिखने की प्रवृत्ति को कैसे बदलाव करना है, कैसे है। तो अगर आप ये जानना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम को सेव करने के लिए सिलेबस एनालिसिस सबसे बेस्ट मेथड है। यानी आपको पता चल जाएगा, एक न्यूज़पेपर आया है, अब इस न्यूज़पेपर में मुझे पता चल गया केवल 5 खबरें मेरे काम की है, रिमेनिंग मेरे लिए फालतू है। आपने सबको क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा। अगला, टू मेक बेटर स्ट्रैटेजी। सिलेबस एनालिसिस आपको ये बताएगा, सपोज दैट आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जब आप तैयारी करने आओगे तो अभी लगता है आप कहते हो आईएएस बनना है सर, आईएएस बनना है सर, आईएएस बनना है। जब अंदर पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि साइंस वाले को ह्यूमैनिटी पढ़नी पड़ती है, ह्यूमैनिटी वाले को साइंस पढ़ना पड़ता है, नॉन कॉमर्स वाले को इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट से आपका जो है वो क्या होता है? फेस टू फेस होता है, राब्ता होता है। जब आप वहां मिलते हो तो आपको पता चलता है कि जैसे एक स्टूडेंट है, मान लो किसी ने हिस्ट्री पढ़ रखी है अपने ह्यूमैनिटीज में, और अगर वो आ रहा है तो वो उसको इतिहास में कम समय लगता है क्योंकि वो पहले ही पढ़कर आ चुका है, लेकिन उसको साइंस में ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है। और जो हमारा साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है या उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, अब उसको हिस्ट्री में जो है समझने में, उस पर कैप्चरिंग करने में ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन साइंस उसके लिए बहुत छोटा सेगमेंट है। तो इसका मतलब है कि हम अपने एक अलग कैरेक्टर होते हैं। जब हम अपनी तैयारी करने उतरते हैं तो हमारा कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। सिलेबस एनालिसिस हमें यह बताता है कि हमें किस पोर्शन में कितना टाइम लगाना है। क्लियर है? डन हो गया? तो आपसे एक बेहतर रणनीति, मान लीजिए मैं इतिहास में कमजोर हूं तो मैं अब मुझे समय ज्यादा देना होगा हिस्ट्री के लिए, मैं सिलेबस साइंस पोर्शन में अपना टाइम कम कर दूंगा। तो मुझे बेटर स्ट्रेटजी बनाने के लिए यानी सही रणनीति बनाने के लिए सिलेबस एनालिसिस बहुत मदद करता है। नेक्स्ट वन, सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो ये होती है 21वीं सदी में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में बहुत कुछ, जैसे अभी आपने देखा कोविड के रूप में बड़ी चुनौती आई हमारे हेल्थ सेक्टर के सामने, सार्वजनिक क्षेत्र के सामने, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने, हमारे यहां जो पलायन कर गए मजदूर उनको खाने पीने की सुरक्षा के मामले में बहुत कुछ हमें पता चला कि हमें बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी हमारे जो एक राज्य से दूसरे राज्य मजदूर चले गए उनको राशन की व्यवस्था नहीं हो पाई, उनकी आर्थिक सुरक्षा नहीं हो पाई, उनकी रोजगार की सुरक्षा नहीं हो पाई। तमाम तरह की चुनौतियां लगातार हमारे सामने आती रही। अर्थव्यवस्था बैठने के कगार पहुंच गई, हेल्थ सेक्टर बिल्कुल जो है वो तबाह हो गया, ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो गई। ठीक है, बहुत कुछ हमारे सामने आया। तो हमारे आज 21वीं सदी में नई तरह की चुनौतियां आ रही है। वायरस लगातार अपने आप को बदल रहा है, अभी भी खतरा इसका टला नहीं है। तीसरी वेव की बात हो रही है, ऐसे में हमें रोजगार भी बचा के रखना है। बाजारों को खोल रहे हैं तो केस बढ़ रहे हैं, केस जब बढ़ रहे हैं तो बाजारों को बंद कर रहे हैं, लोगों की आजीविका सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि स्कूल खोलो, बच्चों की पढ़ाई तबाह हो रही है, बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, उनका जो व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा। स्कूल खोलते हैं तो बच्चों के सामने, अभी बच्चों के सामने कोई टीका नहीं आया है, क्या हम स्कूल खोल सकते हैं? बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। क्या प्राण की सुरक्षा बहुत जरूरी है या पहले उनका जो है वो स्कूल बहुत जरूरी है? क्या स्कूल को ऑनलाइन टोटली कर दिया जाए, यही हमारा आने वाले समय में भविष्य? तो इस समय आप ये देखिए, अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, अगर आप जो है वो एक जो है वो यूपीएससी में है, आपके समक्ष निर्णय लेने में कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था खोलो तो मौत सामने है, ना खोलो तो भूख से आदमी और गरीबी से मरता चला जा रहा है। तो बहुत ही अलग तरह की चुनौतियां इस समय हमारे सामने से गुजर रही हैं। 21वीं सदी चुनौतियों की सदी मानी जाएगी। चुनौतियां बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलहदा होंगी। ठीक है, बहुत ही अलग तरह के चैलेंजेस है। पहले किसी को कोई चाकू दिखाता था,
पर्स में जितना पैसा निकालता, जितना पर्स में होता था उतना ही निकालता था। अभी क्या है, आपको बिना बताए आपके पूरा जो है सिस्टम हैक हो गया, पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो गया, आपको पता भी नहीं चला कौन लेके चला गया। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चुनौतियां। अब जो सामने है पुलिस वाले दौड़ा उसको पकड़ लिए, चोर है या पॉकेट मार है, लेकिन कौन है, एनोनिमस है, पता ही नहीं चल रहा है कहां चला गया। तो ऐसी कंडीशन में चैलेंजेस जो है वो चाहे पुलिस सेवा हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा हो, चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं। अगर आप किसी गुस्से में किसी को आपने कुछ बोल दिया, सो पता चला कि मीडिया बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम धाम नहीं है, खबर कहां 24 घंटे लेकर आए। पहले तो केवल एक दूरदर्शन पे 1 घंटे का समाचार आधे घंटे का आता था, चुनिंदा खबरें, अच्छी अच्छी खबरें सुनाई जाती थी। अब आदमी 24 घंटे कहां जाए, माइक लेके जिसके मुंह में घुस रहे उसी मुंह में जो माइक घुसड़ के, हाँ बताइए आपके साथ क्या हुआ, तो बोले बहुत मारे डीएम साहब। अब तुम डीएम साहब हो, तुमने खाली गुस्से में डांट दिया, गलत आदमी काम कर रहा था, अब डीएम साहब बदनाम हो गए, मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया पे तुम्हारे खिलाफ जो है, जो तुम्हारे सामने बोलने की हौसला नहीं देनी चाहिए, अरे मारो ससुरे को, ये करो वो करो, चोर है फलाना, सब कुछ बोल दिया, किसी को कुछ तुम पकड़ नहीं सकते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके पास। पता चला कि शाम को तुम सही भी थे, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारा तबादला कर दिया गया। या तो इसका सीधा सा मतलब है कि चुनौतियां तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा। जो गलत भी कर रहा है तो उसको गलत बोलना नहीं है, तुम्हें उसको दूसरी तरह समझाना है। तो इसका मतलब है नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमें बहुत बड़े परिवर्तन यहां पर करने पड़ेंगे। तो सिलेबस एनालिसिस आपको समझाता है कि 21वीं सदी में भारत के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। सिलेबस के माध्यम से उन चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, व्हाट आर द चैलेंजेस क्या हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जब समस्याओं को समझ पाओगे, जब भारत के चैलेंजेस को समझ पाओगे, तभी आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जा पाओगे। यानी जब आप बिपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत या तमाम अन्य बुक पढ़ रहे होंगे, तो बुक्स में अब सिर्फ आप डाटा नहीं रटेंगे। हम बुक पढ़ते समय सोचते अरे जल्दी जल्दी याद कर ले, गांधी कहां कहां गए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी का आज वर्तमान समय में 21वीं सदी में क्या योगदान हो सकता है, गांधी के विचारों का आज कितने प्रासंगिक है गांधी। अब आप कहोगे नहीं, हमने तो खेड़ा, अहमदाबाद और जो है चंपारण पढ़ा था खाली, हमने तो यह सोचा ही नहीं। ये क्या होगा, वो आपको वो सोचने और लिंक करने से आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। सो यहां पर जो है हम सिलेबस एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको समझ में आया कि बिना इसके जो है वो आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब सिलेबस पे अगर हम आएंगे तो अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कि मेंस का सिलेबस क्या है हमारा, कैसे कैसे मूवमेंट होता है, और यूपीएससी ने सिलेबस किस रूप में हमारे सामने रखा है, हमें कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, और सबसे बड़ी बात, एक एक शब्द को हम डिफाइन कैसे करते हैं और उसकी बुक्स हमें कैसे पढ़नी। जो लोग 2022 के लिए अपना टारगेट लेके चल रहे हैं वो मेरे साथ एक बहुत ही यूनिक बैच में लेके जा सकते हैं, और वो यूनिक बैच मैं अगस्त एंड से शुरू करने जा रहा हूं। इसका पार्ट बन सकते हैं जहां पर मैं जीएस के चारों पेपर 1, 2, 3, 4 ये चारों पेपर जो है मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूं, और बहुत ही यूनिक मेथड में एक एक पॉइंट को पूरा करते हुए मुख्य परीक्षा को हम लोग यहां पूरी करेंगे। राइट है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको एक एटीट्यूड मिला होगा, और पूरी श्रृंखला में हम एक एक जो है सिलेबस एनालिसिस करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको यहां पर क्या होगा, एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी को अगले चरण में लेकर जाइए, जुड़े रहिए। और जो बच्चे अभी 12th कर चुके हैं या अभी से वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि देश का सबसे कंप्रिहेंसिव बैच हमारा कॉन्सेप्टर बैच है, सबसे यूनिक बैच है, जहां पर सिलेबस और स्किल दोनों को इसमें दिया जाता है। आप इसके साथ भी लगातार जुड़ सकते हैं, और उसके लिए मैंने आपको ईएमआई बैच मतलब 5,000 रुपए महीने में आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। और फिर हम लेकर आ रहे हैं 17 अगस्त से आंसर राइटिंग का बैच, सबसे यूनिक बैच। तो ये सारे बैचेस जिसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।